नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड पर गरमाई सियासत के बाद हरियाणा में राहुल गांधी की एंट्री को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां राहुल की एंट्री करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, वहीं बीजेपी सरकार राहुल की सूबे में एंट्री नहीं होने देना चाहती। वो इस बात पर अड़ी है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पहले ही कह दिया है कि हम हरियाणा में राहुल गांधी को किसी भी रास्ते से एंट्री नहीं करने देंगे। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने प्रदेश के सभी 29 वर्तमान विधायकों और पूर्व विधायकों की दिल्ली में बैठक बुलाई है। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि हरियाणा में राहुल की एंट्री का रूट प्लान किस तरह से तैयार करना है और हरियाणा में कहां-कहां से होकर गुजरना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक का प्लान ये है कि राहुल गांधी पेहवा, गोलाचिका या अंबाला के रास्ते कुरुक्षेत्र पहुंच सकते हैं। ये प्रयास होगा कि पीपली में किसानों के बीच जल लेकर किसानों को संबोधित भी किया जा सकता है। गांधी आना चाहते हैं, 1000 बार आए, हमें कोई एतराज नहीं है, परंतु अगर जुलूस लेकर आएंगे तो हम किसी हालत में प्रवेश नहीं होने देंगे। कोरोना काल है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, 100 से ज्यादा आदमी वैसे कोई इकट्ठे नहीं कर सकता। तो अगर हरियाणा की शांति को भंग करने के लिए पंजाब से लोगों को लाया जाएगा तो हम उनका मंसूबा किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस के रोड शो पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि क्या हरियाणा में जंगल राज है? बीजेपी केंद्र और राज्यों में बैठे विपक्ष की ऐसे धमकी देकर आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन इन धमकियों से कांग्रेस का हौसला और बढ़ेगा। विज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्या हरियाणा में जंगल राज है, जहां आप किसी को भी रोक सकते हो, या कि यहाँ किसी तक की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के एक चुने हुए नेता को भी किसानों के साथ हुई बेइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने नहीं देना चाहते। कैप्टन ने यूपी पुलिस द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला और केस दर्ज करने और इससे पहले संघर्ष कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस की ओर से लाठीचार्ज का भी हवाला देते हुए कहा कि ये स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार इन राज्यों में संविधान में दर्ज लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन करती हुई विपक्ष की आवाज को दबाने में तुली है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र या राज्यों में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार के ऐसे दमनकारी और गैर लोकतांत्रिक कृत्यों के आगे नहीं झुकेगी। उनकी पार्टी अब बीजेपी को असहमति की आवाज दबाने नहीं देगी, क्योंकि असहमति प्रकट करना प्रत्येक भारतीय का अधिकार है। सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 की जांच के लिए चार्ज लागू किए जाने के बाद करीब 10% जांच घट गई है। इससे नए मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। सरकारी अस्पतालों में 20 सितंबर से कोरोना जांच पर चार्ज लागू किया गया। तब से शुक्रवार तक 13 दिनों में 3,22,111 जांचें हुई हैं। इनमें से 21,771 लोग पॉजिटिव मिले हैं, यानी 6.75%, जबकि इससे पहले 6 से 19 सितंबर तक के 13 दिनों में हुई 3,56,884 जांचों में 34,593 लोग संक्रमित मिले थे, यानी 9.69 पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में जहां जांचों में करीब 10% की कमी आई है, वहीं मरीजों की संख्या भी 3% घट गई है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा ने बताया कि टेस्टिंग के रेट 400 रुपये घटा दिए गए हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में RT-PCR जांच के 1200 रुपये मरीज को देने होंगे, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए पहले की तरह 650 और IgG आधारित एलिसा जांच के लिए 250 रुपये देने होंगे। जून में सरकार ने प्राइवेट लैब में RT-PCR जांच के 2400 रुपये निर्धारित किए थे, लेकिन बाद में अगस्त के आखिर में 800 रुपये घटाए गए थे। वहीं आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में राज्य मंत्री अनूप धानक और IAS AK सिंह समेत प्रदेश में 1245 नए मरीज मिले हैं, जबकि 19 लोगों की वायरस ने जान ले ली है। सबसे ज्यादा 3 मौतें हिसार में हुई, जबकि यमुनानगर, करनाल, जींद, पानीपत, फतेहाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में 2-2, जबकि पंचकुला और अंबाला में 1-1 मरीज की मौत हुई है। अब जहां कुल संक्रमितों का आंकड़ा
1,31,597 हो गया है। वहीं मौतों की संख्या 1,497 पर पहुंच गई है। एक दिन में 1,678 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक ठीक होने के बाद कुल 1,16,716 अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। झज्जर जिले में बाजरे की फसल खरीद प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी है। किसानों की सुविधा को देखते हुए निर्धारित शेड्यूल अनुसार जिले में बनाए गए 7 खरीद केंद्रों पर फसल खरीद कार्य चल रहा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार झज्जर जिले में शुक्रवार तक 2,150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 356 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई। कोरोना वैश्विक महामारी की स्थिति में खरीद केंद्रों पर निरंतर सैनिटाइजेशन करते हुए शारीरिक दूरी की पालना को भी सुनिश्चित कर मास्क लगाकर खरीद का कार्य किया जा रहा है। जिले के सभी खरीद केंद्रों के ओवरऑल इंचार्ज अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास हैं। खरीद केंद्र पर आने वाले किसान भी सरकार की ओर से खरीद केंद्र प्रक्रिया में दी जा रही सेवाओं से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सरकार और प्रशासन की कार्यशैली की सराहना कर रहे हैं। डीसी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी 7 खरीद केंद्रों पर उक्त क्षेत्र के गांवों के किसानों को बाजरे की फसल की खरीद के लिए शेड्यूल अनुसार बुलाया जा रहा है। गेट पास के साथ ही खरीद प्रक्रिया तक की पूरी सजगता के साथ प्रशासन किसानों का सहयोगी बनते हुए उनकी फसल की खरीदारी संबंधित एजेंसी से माध्यम से ये खरीद की जा रही है। बाजरे की खरीद प्रक्रिया को लेकर जिले के सभी 7 खरीद केंद्रों पर नोडल अधिकारियों और ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहित अन्य कमेटियां प्रशासनिक स्तर पर पारखी नजर रखे हुए हैं। हरियाणा के टोहाना में जिला उपायुक्त विधायक देवेंद्र सिंह और जिला पुलिस कप्तान राजेश कुमार ने मार्केट कमेटी कार्यालय में आड़ती, किसानों और राइस मिलरों से बातचीत कर सरकारी खरीद शुरू करवाने की बात की। इस दौरान जिला उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने आड़तियों, ट्रांसपोर्टरों और राइस मिलरों को आपस में तालमेल बनाकर धान की फसल खरीद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार धान की खरीद की जाएगी। डीसी ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और 24 घंटे के अंदर अनाज मंडी से खरीद की गई धान का उठान करवाया जाएगा। इस दौरान आड़तियों ने फसल को सॉफ्टवेयर के अनुसार उठाने की बजाय आड़तियों से लिस्ट लेकर किसानों को बुलाकर खरीद करने का सुझाव दिया, जिस पर डीसी ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही धान की फसल की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार फसल बिकने के बाद 4 गेट पास काटे जाएंगे, जिसकी एक रसीद ट्रांसपोर्टर, एक आड़ती, एक परचेजिंग एजेंसी और एक मार्केट कमेटी के माध्यम से सरकार को सौंप दी जाएगी ताकि लिफ्टिंग उसी हिसाब से जारी रहे। उन्होंने कहा कि लिफ्टिंग के कार्य में देरी होने पर 24 घंटे के बाद प्रशासन द्वारा उसी रेट पर किसी अन्य ट्रांसफर करें लदान करवा सकता है। अभी कल मुख्यमंत्री जी के साथ सीएम जी के साथ बैठ के जो आपस में क्लियर की कुछ बातें इशूज थे वो क्लियर हो गए हैं और मंडे से पिक्चर शुरू हो जाएगी। हमारे जो किसानों की फसलें हैं उनको प्रॉपर ढंग से जो जिलाधिकारी थे, सभी अधिकारी आए हुए हैं, उनको ये आश्वासन किसानों को दे दिया गया है कि आपकी फसलें तो सरकार करने का काम करेगी। हरियाणा के रोहतक में बसपा की ओर से हाथरस गैंगरेप मामले में योगी सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के कार्यालय का घेराव किया और मामले में दोषियों को फांसी देने की मांग भी की। इसके बाद पीड़ित परिवार की सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने के लिए उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। बता दें कि हाथरस मामले में योगी सरकार लगातार सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज बसपा की ओर से हरियाणा के रोहतक में भी प्रदर्शन किया गया। आज पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर जो एक निर्णय लिया गया था कि 1 तारीख से और 3 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो हमें डीसी के मार्फत हमें राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन देना है, तो उसी प्रोग्राम को लेके आज हम यहाँ ज्ञापन अपना देने के लिए आए थे। ज्ञापन के माध्यम से हमने ये अपनी मांग रखी है, जो कि बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय कुमारी मायावती जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि भाई दोषियों को तुरंत फांसी की सज़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दी जाए। आज हम उसी जो हाथरस कांड, बलराम कांड यूपी में और मध्य प्रदेश में जितने भी कांड हुए हैं, उन कांडों के विरोध में और सरकार के विरोध में और विशेष करके जो आदित्यनाथ है योगी, उसके विरोध में हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।
दरअसल पुलिस ने 6 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चोर पहले तो गरीब और अनपढ़ लोगों को पैसों का लालच देकर उनसे उनके बैंक खाते ले लेते थे और बाद में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात कहकर उनसे रुपए डलवा लेते और तुरंत उन रुपयों को उन खातों से निकलवा लेते थे। आरोपियों में एक गिरोह का सरगना और एक वोडाफोन कंपनी का प्रमोटर है। सभी आरोपी पिछले 2 सालों से लगभग 750 लोगों को चूना लगाकर 1 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने गहन पूछताछ के लिए आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया हुआ है। वहीं मामले में पलवल सीआईए इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया कि ये आरोपी अधिकतर केरल, चेन्नई, हैदराबाद जैसी दूर जगह से रहने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे। उसके बाद फर्जी मेल बनाकर मेल के जरिए टेस्ट लेते और उसके बाद उन्हें ड्रेस उपलब्ध करवाने की एवज में 10 से 20 हज़ार रुपये जमा करवा लेते थे। इसी प्रकार आरोपी पिछले 2 वर्षों से लगभग 750 लोगों को चपत लगा चुके हैं और करीब 1 लाख करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। प्रथम पूछताछ में आरोपियों से 11 खातों का खुलासा हुआ है। साथ ही उनके कब्जे से 4 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। वहीं गहन पूछताछ के लिए आरोपियों को पुलिस द्वारा अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया गया है। जांच शुरू की तो पाया गया कि एक 5 से 6 आदमियों का एक ग्रुप है जो ईस्ट ऑफ केला संत नगर में एक कॉल सेंटर, फर्जी कॉल सेंटर चलाते हैं और एक sign.com नाम साइट है जो कि गूगल पे हर जगह अवेलेबल है। उसी साइट से इन्होंने डाटा खरीद रखा है। 47,000 रुपीज़ में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन इन्होंने ले रखा है। उसी से डाटा लेते हैं और इनका टारगेट सिर्फ बेरोज़गार आदमी ही होते हैं। उन बेरोज़गार आदमियों के पास ये डाटा लेके उनके पास कॉल करते हैं और उसमें भी इन्होंने एक एरिया चिन्हित कर रखा है साउथ का, हैदराबाद, मदुरई, चेन्नई, तमिलनाडु, उस एरिया के आदमियों को शिकार बनाते हैं। यमुनानगर में आवारा गोवंशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आवारा गोवंश इन दिनों मॉडर्न कॉलोनी में लोगों को घायल कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गोवंशों ने 2 बुजुर्गों को बुरी तरह से घायल कर दिया था और गोवंशों के आतंक की दोनों घटनाएं सीसीटीवी में कैद भी हो गई, जिसको लेकर आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं शहरवासियों ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि नगर निगम इन आवारा पशुओं को कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय निवासियों ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 4-5 दिन पहले कॉलोनी के बुजुर्ग को गोवंश ने बुरी तरह से घायल कर दिया था। लोगों का कहना है कि नगर निगम कार्रवाई करे तो शायद इस तरह के हादसे टल सकते हैं और इन आवारा पशुओं की वजह से लोगों भी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक बैल आया हुआ है जो लोगों को घायल कर रहा है। आज से 4-5 रोज पहले शादीलाल जो वर्कशॉप से तैयार हुए हैं रेलवे से, उनको मारा है। उनके पेट में भी और बाजू में जख्म हुए हैं, 28 टांके लगे। 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहे, कल डिस्चार्ज हुआ। कल शाम को अवस्थी, रमेश अवस्थी नाम के आदमी को मारने की। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।